डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ओके, सी ये ध्यान रखना कि केल्विन के लिए डिग्री यूज नहीं करेंगे, सेल्सियस के लिए करो, फ़ारेनहाइट के लिए करो, बट केल्विन के लिए मत करो। सर हाँ बोलिए। वो पैराग्राफ नहीं समझा। हाँ वही, दिस वन जनरली द थर्मोमीटर वाला। हाँ यस। ओके, ये क्या है मालूम है? सी what is written here, the thermometer with Celsius scale are calibrated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, where these two temperatures are respectively the freezing point and the boiling point of water at atmospheric pressure. तो हम यहाँ पे बात करते हैं, पहले ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, इसको पहले समझ लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। सी here, let's make a beaker here, a system. Okay, ये एक सिस्टम है, इसमें आपने वाटर फिल किया हुआ है, और आप इसको क्या कर रहे हैं, आप इसको हीट कर रहे हो। ओके, यू नो ना ट्राइंगल सिंबल यूज फॉर हीट। Yes. ओके, Useful. हाँ, तो आप इसे हीट करते हैं। सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू हीट? ऑब्वियसली इट विल बॉइल। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाटर का सरफेस है और सरफेस पे ये मैं बना रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि ये लिक्विड है तो बीच में मैं थोड़ा गैप रख रहा हूँ। ओके, और ये उसके नीचे ये मैं बना रहा हूँ दूसरा लेयर बना रहा हूँ। आपको ये मालूम है कि वाटर बीइंग इन लिक्विड फॉर्म वो हीट को कंडक्ट कैसे करता है, कौन से ये प्रोसेस में करता है? कंडक्शन होता है या कन्वेक्शन होता है? यहाँ पे ऐसे सी, कंडक्शन में आपने क्या देखा था कि मॉलिक्यूल सॉलिड में मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, हीट एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। इज इट क्लियर? Yes. Heat energy is transferred from one molecule to another molecule. ये किस में होता है? सॉलिड में। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में जो पार्टिकल है, द पार्टिकल इज द कैरियर ऑफ दैट एनर्जी। ठीक है, ये ऐसे कन्वेंशनल करंट आएगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ऊपर नीचे मूव करने लगेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होने लगेगी। इसी तरह से वो लेयर आपको दिखता है। ठीक है, अब ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, नीचे से मिल रहा है हीट, ओके, और ऊपर से आ रहा है एयर प्रेशर, जिसको हम एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर या जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हैं। सो इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हियर वी हैव हीट एनर्जी। तो एक्चुअली पहला एक्शन किसका होता है? हीट एनर्जी का। हीट एनर्जी क्या करेगा, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर will take that heat energy, they will absorb the energy, they will get excited, okay, and they will leave their original place and they will come to the surface. But वो surface को छोड़ के जा नहीं सकते, because वहां पे उनको अपोज कौन कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वापस क्या करते हैं, वो सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। जैसे ये देखो, अब यहाँ पे एक रेड एरो देखना आप, ये कोई एक पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ये अपना सरफेस जो है बॉटम छोड़ के सरफेस पे आ रहा है, बट वहां पे एयर प्रेशर है तो वापस वो नीचे जा रहा है, और ये बार बार होता है। लेकिन कब तक ये फॉलो होगा? जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री तक नहीं जाता। और जैसे ही 100 डिग्री जाएगा तो क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, उसको वो टैकल कर पाएगा, उसको वो नेग्लेक्ट कर पाएगा, और वो इस सिस्टम को छोड़ के
वो बाहर निकल जाएगा। ओके, और तब आता है क्या, वाटर वेपर। ये पिक्चर क्लियर हो गया है आपको? सर वो रेड वाला है ना, वहां से फिर से बताइए ना। ओके, ठीक है। सी, मैं क्या बता रहा था कि ये सारे के सारे जो ब्लू आप देख रहे हो सर्कल्स, वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। हीट एनर्जी मिला, और जैसे ये टेम्परेचर इसका 100 डिग्री पे पहुंचा, तो आफ्टर रीचिंग द 100 डिग्री टेम्परेचर इसमें इतना एनर्जी आ गया है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसल आउट करके इस सिस्टम को लीव करके बाहर निकल सकता है। आपने सुन लिया? यस। ओके, आपने समझ लिया? यस। ओके, अब क्या हुआ, जब ये सिस्टम को छोड़ के बाहर निकल रहा है, तभी भी तो एयर प्रेशर उसको पुश डाउन कर रहा होगा ना। एयर का प्रेशर होता है, आपको पता है ना? यस। हाँ, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को वो एयर प्रेशर जो है पुश डाउन कर रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई है कि उस एयर प्रेशर को वो कैंसल आउट करके बाहर निकलता है। तो ये रहा आपका फ्रीजिंग पॉइंट से, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक पूरा ये डिग्री जो है 0 से स्टार्ट होता है और 100 पे ये खत्म होता है। ओके है यहाँ पे? यस। ओके, अब आप देखना उस पैराग्राफ में क्या लिखा है। यहाँ क्या लिखा था, देखो, द थर्मोमीटर विथ सेल्सियस। ये कैलिब्रेटेड जो वर्ड है, ये हमने कल स्टडी किया था। कैलिब्रेटेड मतलब क्या होता है आपको, जैसे यहाँ पे ये जो थर्मोमीटर आप देख रहे हो, ये जो थर्मोमीटर आप देख रहे हैं, तो इसमें ये मार्किंग कैसे की गई होगी? आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम होगा, कैसे पता चलता है कि ये 0 डिग्री पे है, फिर ये 10 डिग्री पे हुआ, फिर ये 20 डिग्री पे, ये सब कैसे मालूम पड़ता है? तो उनका जो एक पर्टिकुलर अपना सिस्टम होता है कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का या पार्टिकल का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, उसके हिसाब से उस थर्मोमीटर पे ग्रेड्स बनाए जाते हैं। और जब वो ग्रेड्स बना लेते हैं ना, तो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कैलिब्रेशन। कि उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर को प्रॉपर मेजर करके देखा है कि ये जो 0 to 100 का जो मार्किंग है वो एकदम एक्यूरेट है। क्योंकि ये किस पर्पस के लिए यूज होने वाला है, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए थर्मोमीटर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कैलिब्रेट करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि थर्मोमीटर सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक का ही आता है। ओके, ऐसा नहीं है। लेबोरेटरी में भी जो थर्मोमीटर आप लोग यूज करोगे, दैट माइट बी उसका रेंज 100 पे होगा, बट अपर स्टैंडर्ड्स में जो थर्मोमीटर यूज करते हैं लैब में, वो ज्यादा के भी होते हैं। डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट कौन सा है, कितने टेम्परेचर तक आपको जाना है। मिनिमम कितना रहेगा डिग्री सेल्सियस का, जरा ये बता देना मुझे अभी, अपने नॉलेज पे बोलिए, टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत नहीं है। हेलो, 32 डिग्री। वो आपने ये नीचे देखा, ये फ़ारेनहाइट है बच्चा, मैं डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ। 0 डिग्री। नहीं, -273.15। -273.15 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और ये मैक्सिमम का कोई रेंज अपना नहीं है, लेकिन फॉर स्टडी पर्पस वाटर को हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस मानते हैं, इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, वो हम एक रेंज ले रहे हैं। यहाँ पे खाली उस पैराग्राफ में यही लिखा है। और सेकंड, वहां पे इंफॉर्मेशन क्या शेयर किया है आपसे, सी व्हाट इज गिवन, फ़ारेनहाइट जो है, there are two temperatures freezing point and boiling point of water. These are represented on Fahrenheit scale as 32 degree Fahrenheit and 212 degree Fahrenheit. ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फ़ारेनहाइट का स्केल 32 से 212 तक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि फ़ारेनहाइट में भी आपने देखा था -459.67 पे था। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक।
for today. Today we have the topic of laws of chemical combination. So first we will discuss what is chemical combination. Chemical combination. Okay, what it means, for example, you know clearly hydrogen and oxygen will get combined to form water. Hydrogen production. वाटर नहीं, अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं. तो आप बोलोगे सर ये 2 ऑक्सीजन है, तो हम इसको बैलेंस करते हैं यहाँ पे, इधर 2 लिख लो और यहाँ पे भी 2 लिख लेते हैं. सो इट इज बैलेंस्ड. ओके, सो केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है. केमिकल बॉन्ड, अब वो केमिकल बॉन्ड ईदर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन और sharing of electron. So when it is exchange of electron, it is known as ionic bond, and when it is sharing, it is known as covalent. ठीक है, वेरी मच क्लियर टू यू. अब यहाँ पे जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है तो एक प्रोसेस होता है, वो है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मतलब या तो एनर्जी टेकन इन और एनर्जी गिवन आउट. जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी टेकन इन, और जब वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी टेकन आउट. ये पूरा प्रोसेस होता है केमिकल कॉम्बिनेशन का. ओके, अच्छा एक और बात है, हम लोग जो व्हाइट बोर्ड पर स्टडी करते हैं, क्या आप उसे सेव करते हैं? नो नो. इफ यू वांट यू कैन सेव, यू नो द ऑप्शंस ना. अगर नहीं है तो पता करो, आप उसको सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं आप ना. ओके, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. अब इसमें आप देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का टॉपिक. ओके, देखते हैं हमें क्या दिया है यहाँ पे. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 5 बेसिक लॉ है जो आपको आज स्टडी करना है. उसमें फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, क्या होता है कंजर्वेशन का मतलब? कंजर्वेशन का मतलब क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में जैसा है लास्ट में भी वैसा ही रहेगा. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट को मेंशन किया है साइंटिस्ट एंथोनी ने, और यहाँ पे देखो फॉस्फोरस और मर्क्यूरी, सी आई एम हियर, फॉस्फोरस एंड मर्क्यूरी. ओके, इसको बर्न किया था, यानी कंब्यूज किया. सर वॉइस नहीं आ रहा है. हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है. सर वॉइस नहीं आ रहा है. सर आवाज नहीं आ रहा है. सर मॉर्निंग ऑब्वियस था कि जो फॉस्फोरस वेट पहले लिया था वो वेट से अभी का वेट ज्यादा था. ठीक है, यहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है देखो. आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट द वेट गेन्ड बाय द फॉस्फोरस वाज एग्जैक्टली द सेम एज द वेट लॉस्ट बाय द एयर. इसका मतलब ये हुआ, see, phosphorus plus oxygen will give you something, phosphorus oxide or phosphoric oxide, and suppose you have the reactant here, and after the experiment you have reaction, you have product.
सो रिएक्टेंट जो वेट यहाँ पे आप वे करोगे, वेट ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या हो गया, जितना मास रिएक्शन के पहले था सेम मास रिएक्शन के बाद आया। एक्चुअली फॉर्म चेंज हो गया, फॉस्फोरिक ऑक्साइड हो गया यहाँ पे, लेकिन फॉर्म चेंज होने के बाद भी वेट उसका चेंज नहीं हुआ। तो फॉस्फोरस के वेट में जो इंक्रीज मिल रहा था वो किसकी वजह से था? वी गॉट इट बाय द वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है देखो, ऑब्जर्वेशन क्या है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को आप क्रिएट नहीं कर सकते और आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो फर्स्ट जो लॉ है वो हम देख सकते हैं, मास नीदर और नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सर मतलब वो जो फास्फोरस है उसका वेट ऑक्सीजन के वजह से बढ़ा था। हाँ हाँ, ऑब्वियस। एक नॉर्मल सी बात है। ये स्पंज मिलता है ना, स्पंज आपको पता है ना, जो सोफा वगैरह में लगाते हैं स्पंज। Yes, sir. हाँ, इसको फोम बोलते हैं एक्चुअली। वो फोम को पहले आप वे कर लो, उसके बाद उसको वाटर में डाल दो और वापस उसको वे करो, तो उसका वेट ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है। Yes. Yes. लेकिन उसमें वेट ऐड किसका हुआ है? वाटर का। ठीक है, तो इस वही यहाँ पे किया है कि फास्फोरस को जब ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट किया, मतलब एयर में उसको बर्न किया, तो एक नया प्रोडक्ट मिला और वो प्रोडक्ट का वेट जो है फास्फोरस के वेट से ज्यादा है। लेकिन कितना ज्यादा है? जितना ऑक्सीजन का वेट पहले वाले से कम हुआ है उतना ही वेट वहां पे उस प्रोडक्ट का ज्यादा हुआ है। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो अंदर गया था फास्फोरस के साथ, वही वेट आपको वहां पे मिल रहा है। तो यहां से कंक्लूजन आपने निकाला, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको आप समझो जरा भी, यहाँ पे एक चीज समझना, देखो अपने अर्थ पे ये जो वाटर है, क्या ये इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है हमेशा? Yes, sir. Yes. Yes. जो मैंने बोला उसको ध्यान से सुना और समझो। एट अर्थ वाटर कहाँ है? सी, रिवर, पॉन्ड, हाँ लेक, सब में वाटर, Ocean. जहां भी वाटर है वो सबका वेट आप निकाल लो और आप ऐसा अज्यूम करना कि समर सीजन है, इसका मतलब क्लाउड्स नहीं है ऊपर, तो सारा का सारा वाटर कहाँ है? अर्थ पे ही है। पर्टिकुलर उसका कोई वेट आया, लेट इट बी W1। ओके, अब क्या हुआ, समर सीजन था जब भी, तो वाटर वेपर बना और वो क्लाउड फॉर्म किया। तो अर्थ पे अगर आप वाटर को मेजर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वो क्या वो W1 के बराबर होगा? Yes, sir. वो कम हो जाएगा, लेट इट बी W2। ओके, और आपके पास कोई अगर ऐसा सिस्टम है कि आप क्लाउड का भी वेट मेजर कर सकते हैं, तो उसकी वेट आपको मिलेगी W3। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि W2 प्लस W3 विल बी इक्वल टू W1? W1. ओके, Yes. that means Yes. that means कि water neither be created nor be destroyed। एक्चुअली आप वाटर को क्रिएट कर सकते हो, इफ यू कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑब्वियसली इट कैन बी, लेकिन हम अभी उस प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अर्थ पे जितना वाटर है वही रिसाइकल होता है एवरी सीजन। समर सीजन में वो वेपराइज होता है, क्लाउड फॉर्म होता है, उसके बाद रेनी सीजन में फिर वो क्लाउड, रेनी सीजन में अपने को रेन के थ्रू वाटर वापस अर्थ पे आता है और यही साइकिल कंटिन्यू होता है पर ईयर। ओके, इसका मतलब ये है
कि जो एक वाटर है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जो अर्थ पे है वही हमेशा रहेगा, वो कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। मुंबई में लॉकडाउन हुआ, Yes. हाँ, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुआ, कौन सी, एक्सप्रेस वाली, तो जो भी अदर स्टेट से थे, नॉर्थ इंडियंस और यूपी और बिहार और व्हाटएवर फ्रॉम वेरेवर दे आर, वे लोग अपने अपने प्लेस पे गए। Yes. ओके, Yes. हाँ, अपने अपने प्लेस पे वो गए। सो मुंबई में फॉर एग्जाम्पल 100 पीपल थे, ओके, और वी विल टेक एग्जांपल ऑफ यूपी, ओके, और यूपी में 100 पीपल हैं, दोनों में 100 लोग रहते हैं। लॉकडाउन हुआ या जो भी हुआ, नॉर्मली वैसे भी मई और जून में लोग गांव जाते ही है ना मोस्टली, तो मुंबई में वो हो गए कितने, मुंबई में हो गए 70, तो यूपी में कितने हुए, 130. 130, ओके, मतलब मुंबई में कम हो गए और यूपी में ज्यादा हो गए। सर 130 का क्या है? ये 30 लोग यूपी गए ना बेटा, 30 लोग जो है वो यूपी गए ना। यस। मुंबई में 30 अगर लेस हुआ है तो यूपी में 30 इंक्रीज हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन इंडिया में कितना ज्यादा हुआ या कितना कम हुआ? कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ, सेम था, सेम। Same. कांस्टेंट। ओके, सो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि पीपल कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक्चुअली ऐसा है नहीं, लेकिन आप समझ जाओ, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द एग्जांपल। ओके, यस। हाँ, सो लाइकवाइज मास, हाँ, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास हम खत्म कर देंगे, ये पॉसिबल है क्या? No. नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। नो। हाँ, नहीं है पॉसिबल। अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसा है तो जितना इसका मास है दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू, और पूरे यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो, हमेशा वो उतना ही रहेगा, न कभी कम होगा न कभी ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इट इज गिवन मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर हो गया ये टॉपिक? Yes, sir. अभी Yes, sir. अभी सेकंड जो है वो देखते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, लेमन वाटर आप बना लो, तो उसके लिए आपको चाहिए लेमन Citric जूस। acid. हाँ, लेमन Lemon. जूस बी नेचुरल ना, ओके, टेक लेमन जूस, नॉट सिट्रिक एसिड, you can take it obviously. You need water. For taste you need salt and sugar. Sugar. And some, if you want, you can add some flavor also, Flavor, yes. mint flavor or whatever flavor. अब ये चॉइस पे है कि मेरे को सॉल्ट ज्यादा चाहिए या शुगर ज्यादा चाहिए। मेरी चॉइस है ना, Yes. आपके लिए वो बदल गई। Yes. आपके लिए वो बदल गई। तो जब ये एक ग्लास है, assume that it is a glass, it's not looking like a glass but assume करो, बाल्टी. हाँ, ले हैंडल भी दे दो। और इसमें आप ये वाटर है, लेमन जूस, सब कुछ मिक्स है, लेमन है, वाटर है, सॉल्ट है, इसमें शुगर है, इसमें फ्लेवर है, सब है। लेकिन अगर मैं बोलूं अमन है आज? Hey. ओके, सो अगर मैं अमन को बोलूं कि अमन प्लीज पुट सम वाटर इन दिस, या फिर पुट सम सॉल्ट इन दिस, तो क्या वो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट अभी उसमें आएगा, क्या ये वाटर उसको बोलेगा नहीं बाबा तू जा अभी? नहीं सर, ऐसा नहीं बोलेगा नहीं सर, आने देगा, आने देगा, आने देगा, डिसॉल्व आने देगा। यस जब सर, तक डिजॉल्व वाटर की कैपेसिटी है तब तक उसको डिसॉल्व कर देगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई प्रपोर्शन जो है वो फिक्स नहीं, proportion is not fixed.
Why proportion is not fixed? Because it is a mixture. Mix. Mixture. But what happens in compound? Carbon plus oxygen will give you carbon dioxide. Dioxide. See the ratio here, one atom of carbon, or one, just we can say monoatomic molecule of carbon, and plus two atoms of oxygen. Okay, और यहाँ पे आ रहा है 3 atoms एक साथ. लेकिन अगर वेट अगर देखते हैं तो 1 वेट कार्बन का, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, और 1 मॉलिक्यूल आता है कार्बन डाइऑक्साइड का. मैं बाय मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ. हाँ, so 1 molecule और 1 atom carbon, 2 atom oxygen, या 1 molecule जो भी है, आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. अगर ऐसा हो कि यहाँ पे 4 atoms of oxygen, तो क्या ये CO4 हो जाएगा? No. नहीं ना, No. नहीं, ये नहीं बनेगा. ये बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 बनेगा. CO2 ही बनेगा. एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा नहीं रह जाएगा, वो इसमें कंबाइन नहीं होगा. Yes. FeS आपने देखा है, फेरस और सल्फर, इसको मिक्स करोगे तो FeS बनता है. FeS. अगर यहाँ पे 2 Fe आता है और 2 सल्फर आता है तो ही यहाँ पे 2 FeS आएगा. बट अगर ऐसा, हाँ, बट अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे 3 Fe और 2 S आ जाए सल्फर, तो भी 2 FeS ही बनने वाला है. Yes. और एक Fe जो है एक्स्ट्रा रहेगा. अगर ये बोलेगा कि यार तुम दोनों का तो हो गया, प्लीज यार मेरे को भी ले लो ना ग्रुप में, क्या ये लेगा उसको ग्रुप में? नहीं ले सकता. No. 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 Because in compound proportion is fixed. So let's see what is given in our text. See, यहाँ पे क्या दिया है? Cupric carbonate. What is cupric carbonate? CuCO2. Carbonate is CO3. CuCO3. Okay? Cupric carbonate. अब होता क्या है कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि प्रोपोर्शंस फिक्स होते हैं या नहीं. तो उन्होंने क्या किया, सैंपल्स लिए, 2 सैंपल. वन वाज नेचुरली ऑकरिंग सैंपल एंड अदर वाज सिंथेटिकली मेड इन लेबोरेटरी वाला सैंपल. अब दोनों सैंपल में परसेंटेज ऑफ कॉपर और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो सेम है. तो इसका मतलब है कि वो बाय नेचर मिल जाए आपको, या वो सिंथेटिक सैंपल रहे, उसमें परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो फिक्स रहेगा. इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं. क्या लग रहा है यहाँ पे? क्लियर है ये? Yes. Okay. If it is not clear, then I will let clear you. See, when given compound always, a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. अगर आप कहीं water सुनते हो, so you will just उसी इंस्टेंट पे बोल दोगे H2O. आप कभी भी H3O नहीं बोलोगे. You will say H2O. कार्बन मोनोऑक्साइड, बोलो फॉर्मूला. CO. CO. कार्बन डाइऑक्साइड CO2. CO2. कार्बोनेट CO3. CO3. ओके. सोडियम कार्बोनेट तो NaCO3. हाँ, NaCO3. तो वहां पे Na2 आएगा ना, क्योंकि सोडियम प्लस में 1 ही होता है ना. तो Na2CO3. बाइकार्बोनेट है तो NaHCO3. लेकिन कभी भी ये जो फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा. इसमें जो प्रोपोर्शन एलिमेंट का रहेगा वो एग्जैक्टली हमेशा हर जगह पे वैसा ही रहेगा. ठीक है? Yes. ओके. देख रहे हो अपने बात के कितने पक्के होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स. एक बार बोल दिया कि CO2 मतलब CO2, फिर अगर वो 4 आ गया तो नहीं बनेगा, फिर CO2 ही बनेगा. ठीक है?
तो ये चीजें आपको देख लेनी है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। तो अभी तक में 2 लॉ आपने देख लिया है। ओके, तो कंपाउंड प्रोपोर्शन इज फिक्स्ड, और यहाँ पे आ गया लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। तो अब आते हैं थर्ड पे, देखते हैं क्या है। लॉ ऑफ डेफिनेट अच्छा सुनो सुनो, एक काम करना, आप में से किसी के तो घर पे टीवी ऑन हुआ है, डोंट स्विच ऑफ योर माइक प्लीज, ओके, ट्राई टू स्विच ऑफ द टीवी बिकॉज यू आर गेटिंग डिस्टर्ब। ओके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये ध्यान देना यहाँ पे। अभी आपने पढ़ा लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक तरह से डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पढ़ रहे हो क्या कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट मीन्स दो, मान लो 2 एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है। ओके, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन in 18. It has been observed that 2 or more elements may form more than 1 compound. बहुत ही इजी है, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 कंपाउंड आपको बताया, आप ही नहीं बोला। कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट। लेकिन एटम्स या एलिमेंट्स तो उसमें वही है ना, कार्बन और ऑक्सीजन। जरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जरा कंबाइन करो, एक मॉलिक्यूल कौन सा बन रहा है कंपाउंड? H2O, जो कि वाटर है। तो दूसरा एक और बनता है जो आपने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज H2O2। ओके, सो यहाँ क्या लिखा है देखो, लॉ आपको, व्हेन 2 एलिमेंट्स A and B form more than 1 compound, the masses of element B that combine with the given mass, okay, क्या लिखा है? When 2 elements A and B form more than 1 compounds, the masses of element B that combine with the given mass of A are always in the ratio of small whole number. अब आप इसको समझ लो ये कैसे हुआ। हाँ बस ठीक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोजन अपना ये वाटर का दिया है। 2 grams of hydrogen will combine with 16 grams of oxygen to form water. Actually ये ग्राम ऐसा क्यों लिया? Because आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है। The formula is H2O. Okay, that means 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट या फिर वेट नंबर क्या है, मास नंबर क्या है? 1। तो 2 1s it will be 1 2। क्या कर रहे हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 0 16। एक मिनट, ये 0 किसने बोला? ये 0 दिख रहा है इसलिए 0 बोल रहा क्या? नहीं। ओके, आपने शायद उसका ये बोला होगा, चार्ज बोला होगा। खैर 16 है, एटॉमिक मास नंबर 16 है, तो यहाँ 16 ले लेते हैं क्योंकि एक ही है ना, एक ही है ना यहाँ पे एटम। अब वाटर जो बनता है H2O होता है, दैट मीन्स 2 1s are 2 प्लस 16, इट विल गिव यू 18। ओके सर, यस बोलिए। सर जो भी मास है उसको हम अप्रोक्सीमेट करके लेते हैं कि पॉइंट का जैसा डेसिमल है वैसा ही चाहिए? नहीं, हम यहाँ पे देखो कैसा है कि होल नंबर ही लेते हैं, बट आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1.008 है, लेकिन वो ऑब्वियसली ना कैलकुलेशन में इसको नहीं लेते बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल ना, 1 के सामने 0.00 क्या मतलब है। सर ऑक्सीजन का भी वैसी हालत है। हाँ सबका 15.9। हाँ ऑलमोस्ट वही रहता है, बट एक नियर अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है हम वो कंसिडर करते हैं जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। जब इसमें क्या रहता है ना, डिपेंड करता है कि वो कौन से इसके लिए हम देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जब आप सपोज वेजिटेबल खरीदने जाते हो, वैसे तो आप लोग खरीदते नहीं होंगे, बट वेन एवर यू गो फॉर द परचेज, तो Yes. आप जब किलो में वे करते हो तो थोड़ा कांटा ऊपर नीचे हो गया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? यस सर, मतलब जो नहीं। लोग मतलब अरे ये भाई करते हैं। तू सर टोमेटो, दाम उतना ही रहेगा। हाँ तू टोमेटो परचेस कर रहा है, अब उसमें एक टमाटर अगर तूने ज्यादा डाल दिया तो क्या दुकान वाला निकाल के रख देगा वापस? नहीं ना, वो दे No. देता है ना तेरे को। लेकिन तू Yes. ज्वेलर्स के पास जा, ठीक है, और वहां पे बोल मेरे को 10 ग्राम गोल्ड चाहिए, और वो 10 ग्राम का अगर 10.5 ग्राम भी अगर हुआ तो क्या वो फ्री में दे देगा आपको 0.5 ग्राम? नहीं No, देगा। no. नहीं देगा ना। हम्म, तो वहां पे वेट डिपेंड, वहां पे हो गया ना, मायने रखता है ना वेट, yes. बस वही है। तो कैलकुलेशन Yes. के, हाँ कैलकुलेशन पे पॉइंट के बाद का वैल्यू नहीं चाहिए। Okay. ओके, अच्छा सर, और हम हाँ। लोग इधर बार बार वेट क्यों बोल रहे हैं, मास क्यों नहीं? एक्चुअली क्या रहता है मालूम है वो मास, हाँ। आपको याद होगा मैंने बोला एटॉमिक मास नंबर, यस। है ना। लेकिन कैसा होता है जर्नल लैंग्वेज में वेट बोलने का अपना आदत है, हम मास कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नहीं सर, टेक्स्ट बुक में भी वैसे ही लिख के आ रहा हूँ, वेट वेट। मैंने बोला ना जर्नल लैंग्वेज जो है वो दिखाते हैं वहाँ ओके। पे। ओके, यस। जब आप स्पेसिफिकली उस चीज के बारे में स्टडी करते हैं तो नाम वहां पे कंपलसरी है कि मास के बारे में स्टडी किया तो मास चाहिए, वेट नहीं चाहिए। अभी एक बात बता, कोई बंदा है वो 76 केजी का है, तो एक्चुअली उसका ये मास बता रहा है या वेट बता रहा है? मास बता रहा है। वेट बता रहा है। मास है लेकिन हम लोग उसको वेट बोलते हैं। ये आपको मास बता रहा है 76 किलोग्राम। अगर आपको उसका वेट बताना Yes. होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रेविटी के ये साथ m है, हाँ, इंटू M. 10 रेज टू, I'm sorry 9.8, will 9.8. take it approximate value 10, Yes. अप्रोक्सीमेट 10 ले रहे हैं हम लोग, तो Yes. 760 यूनिट क्या लगाऊं मैं? Oh. केजी। नहीं, न्यूटन। न्यूटन। 760 न्यूटन उसका वेट होगा और 76 किलोग्राम उसका मास होगा। लेकिन क्या, हाँ लेकिन क्या कभी भी आपने किसी बंदे को बोला 760 न्यूटन का वेट है इसका? नहीं ना। No. नहीं। नो। बोलते हैं इसका No. वेट क्या है, बोलते हैं 76 केजी। इसका वेट क्या 76 है? केजी। हाँ 50 केजी। तो इसका मतलब ये है ना कि भाई ये अपने जनरल लैंग्वेज में हम वेट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली होता वो मास है। ओके। ओके, टॉपिक को क्लोज करते हैं फिर अभी। यहाँ पे कहीं कुछ और चल रहा है क्या, लेक्चर जैसा कुछ? आज ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है आप लोगों के इसमें। खैर जाने दो, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। और यहाँ पे वाटर का दिया है और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। देखो 2 पार्ट्स, देखो 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम, यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन एटम आया है तो ये H2O2 हो गया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है। वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? देखो अगर आप यहाँ पे इट इज फाउंड एट 2 मासेस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एक जगह 16 ग्राम दिख रहा है और एक जगह 32 ग्राम दिख रहा है, which combined with a fixed mass of hydrogen are in the ratio of small whole numbers 16:32 को आप 1:2 भी लिख सकते हो। बस यही है और कुछ नहीं। टेक्स्ट में क्या देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लिखा था? What is law of multiple proportion? When two elements A and B form more than one compound, the masses of element B, ध्यान देना mass of element B यानी हमने ऑक्सीजन का लिया है, that combined with a given mass of A are always in the ratio of small whole numbers. तो यहाँ पे ऐसा समझना कि जनरली जब हमको रेशियो देखना होता है तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन का मास या वेट फिक्स है, हाइड्रोजन का वेट फिक्स है, ऑक्सीजन यहाँ पे वेरिएबल हो रहा है। और जो वेरिएबल वेट है ऑक्सीजन का, वो दोनों वेट को आप कंपेयर करो तो रेशियो आपको मिलता है 16:32 और स्मॉलेस्ट होल नंबर 2 जो पॉसिबल वैल्यू है प्राइम नंबर्स उसमें दिखाया जाता है। तो ये हो गया लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो एक हो गया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और एक हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और ये सेकंड वाला एकदम को आप खुद कंसीडर कर लेना, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का दिया है। यहाँ ये जो आप देखा ना अभी, ये आपका 11th का जान है, ये लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ओके, बाकी चीजें आपने 9th में या 10th में पढ़ी थी, याद होगा आपको, 9th में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी ये 11th में आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिला है। और क्या लिखा है वो देखो, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड a chemical reaction, do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure। अच्छे से लर्न करो और समझो, यहाँ क्या बोला है कि जब गैसेस आपस में कंबाइन होते हैं या फिर वो प्रोड्यूस होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। याद रखना, यहाँ पे जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और वो डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया है, वहां पे बाय वेट देखा जाता है, लेकिन जब गैस की बात आएगी तो क्या देखेंगे, रेशियो बाय वॉल्यूम देखेंगे। गैस का आपने मेजरमेंट किस में किया था, वॉल्यूम का कंसिडर किया था, लीटर में। प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे एग्जांपल वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिया, देखो 100 ml of oxygen gas, hydrogen gas plus 50 ml of oxygen gas will give you 100 ml of water in gaseous form। आपको ये अजीब लग रहा होगा कि सर 100 ml हाइड्रोजन है और 50 ml ऑक्सीजन है, तो 150 होना चाहिए ना वाटर। लेकिन आप ये नहीं समझ पाए अभी तक कि ये लिक्विड मेजरमेंट नहीं है, ये गैस का मेजरमेंट है। और यहाँ पे ml, यहाँ पे जो ml आप देख रहे हो वो एक्चुअली सेंटीमीटर क्यूब, यानी कितना स्पेस वो कवर कर रहा है उसकी बात हो रही है। जरा इसको सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करो, 100, 50 एंड 100 सब 50 से डिवाइड हो सकता है। सो आपको मिल रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस will give you 2 volumes of water in gaseous form। अब आप आगे डिस्क्रिप्शन देखो, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसको आप ऐसे समझो, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, ये सपोज एक बॉक्स है, एक चेंबर है जो कि क्लोज है, आइसोलेटेड चेंबर है, और यहाँ पे ये दूसरा बॉक्स है, और ऑब्वियसली यहाँ पे मैं बना रहा हूँ तीसरा बॉक्स। इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसमें ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन, आप इसका पूरा बॉक्स का कैपेसिटी है ऑब्वियसली 100 ml का या फिर 100 सेंटीमीटर क्यूब, मैं यहाँ पे ml लिख रहा हूँ। ऑक्सीजन, इसकी कैपेसिटी 50 ml की है और ये बॉक्स की कैपेसिटी 100 ml की। जब आप ये दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा H2, लेकिन गैसियस फॉर्म। तो ये जो गैस यहाँ आया ये पूरा बॉक्स में भरेगा ना, तो ये 100 और ये 50 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो क्वांटिटी वहां पे बनती है वो यहाँ पे कितना स्पेस कवर होता है उसके हिसाब से देखी जाती है। तो इसलिए वहां पे यूनिट लिखा है 100 ml, 50 ml, लेकिन वाटर के लिए सिर्फ 100 ml ही लिखा है। दैट मीन्स 1 part of oxygen, 2 part of hydrogen will give you 2 part of water। yes to ओके, ठीक है, बस उसका मतलब वही था। और इसमें एक और एग्जांपल दिया है, उसको रहने दो, आप देख सकते हैं उसको। यहाँ पे अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे, वो दिखा रहे। देखो 1 liter ऑफ नाइट्रोजन, 3 liters ऑफ हाइड्रोजन विल गिव यू 2 liters ऑफ अमोनिया। अजीब लगता है देखने में ना, ये तो सर ज्यादा तो छोड़ो, ये तो कम हो गया। लेकिन ये क्या हुआ एक्चुअली, ये जो वो अपने गैस है ना, तो कितना वो स्पेस कवर कर रहा है उसके हिसाब से है।
और यहाँ पे रेशियो क्या है 1:3:2 और वहां पे रेशियो क्या मिला था अपने को 1:2 सॉरी 2:1:2। तो ये रेशियो हाँ। का पूरा खेल है। हाँ, ये पूरा रेशियो का खेल है कि ये एग्जैक्ट वही रेशियो आएगा हमेशा। नाउ सी लास्ट है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो नंबर आपको मालूम है ना? Yes, 6.022 into 10⁻23. 6.023 into 10⁻23। ठीक है ना? चलो Yes. यहाँ पे क्या लिखा है? Equal volume of all gases at the same temperature and pressure contains equal number of molecules. For example, यहाँ पे बोला है वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स अगर आपने वॉल्यूम कम ज्यादा किया तो पर्टिकुलर स्पेस में जितना एटम्स या पार्टिकल्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं उस पर फर्क पड़ेगा ना। Yes. इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम को इक्वल लेने बोला है और कांस्टेंट सॉरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें क्या होगा, आपको ये मालूम है कि एवोगाड्रो नंबर जो है एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स या जो भी है 6.023 into 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स या इतने पार्टिकल्स उसमें होंगे। देखो डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है। ठीक, इफ वी कंसिडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देख रहे हो एक ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही चिपका हुआ है पूरा टॉपिक, सब में वही आ रहा है। Yes. तो आपको प्रिपेयर करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सी हाइड्रोजन 100 ml, ऑक्सीजन 50 ml, वाटर 100 ml, ये बाय वॉल्यूम आपको मालूम है। जब आप गे-लुसाक्स लॉ में जाते हो तो यहाँ पे क्या दिया है 2n मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स डबल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन n मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे फिर 2n मॉलिक्यूल्स है। जब एवोगाड्रो में आते हो तो वो n को कांस्टेंट बोल दिया 1, तो कितना हो गया 2 मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल्स एंड 2 2 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना ही पर्टिकुलर इतने ही मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। आप बोलोगे चलो तो 6×23 था, फिर इतना कम कैसे हो गया? वो आपको स्मॉलेस्ट रेशियो के हिसाब से बता रहे हैं। ओके, स्मॉलेस्ट रेशियो। आगे क्या लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा है वी सी दैट 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 volume of oxygen to give 2 volumes of water vapor without leaving any unreacted oxygen. According to the Avogadro law, if one volume contains n molecules, then 2n molecules of hydrogen combine with n molecules of oxygen to give 2n molecules of water. थोड़ा ऐसा घूमा हुआ सा लगता है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो बहुत सिंपल है, वो एकदम सर वो क्लियर है। नहीं समझा। इसलिए तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आया। अपने पास एलिमेंट्स पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, और वाटर है। वाटर। अगर आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट, क्योंकि अगर आप रेशियो देखोगे तो इसमें क्या होता है ना कि ये 2 है और यहाँ पे 2 है, 2. तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ या 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ 2 वॉल्यूम्स वाटर ऑफ ऑक्सीजन, वाटर। वाटर। ये जो वॉल्यूम आप बोलते हैं ना, इसको अगर आप ऐसा बोलो मॉलिक्यूल है, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Hydrogen. हाँ, इसको मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। पढ़ना, मोल मत पढ़ना प्लीज। 1 molecule of Molecule. oxygen will give you 2 molecule of मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। Water. ठीक है। अब इसको आप नंबर इंक्रीज करते जाओ कि ये 1 की जगह अगर n हो जाए तो ये 2n हो जाएगा, 2n, और वाटर ये 2 भी 2n हो जाएगा। 2n. 2n। हाँ, यानी आप जितना भी ऑक्सीजन लोगे उसका डबल आपको हाइड्रोजन लेना है और उसी का डबल आपको हाइड्रोजन। वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। वाटर। अब आप बोलो व्हाट ये एवोगाड्रो का यहाँ क्या काम? ये तो जनरल था। एवोगाड्रो का मतलब क्या हुआ इधर? एवोगाड्रो का मतलब ये हुआ यहाँ पे। ओके, आवाज आ रही है ना? यस। यस सर।
हाँ, एवोगाड्रो का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो वो कांस्टेंट उसका नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, ये आपको, ये तो 1 और 2 मॉलिक्यूल बोल रहे हैं ना, क्या ये पॉसिबल है कि हम 1 और 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं लाइफ में? नहीं ना। आप क्या करेंगे? No. अपन तो उसको, हाँ, अपन तो उसको लीटर में ही लेंगे ना। हाँ हाँ, Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे बोला था कि 50 ml of oxygen, so 100 ml of hydrogen and 100 ml of water. Water. ठीक है, तो इसीलिए वो Yes. मेजरमेंट आप देख रहे हो। अब आप देखो डिस्क्रिप्शन पे, ये पूरा का पूरा जो पैटर्न यहाँ बनाया हुआ है, देखो 100 ml, 50 ml, 100 ml, फिर इसको बोलते हैं 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। ये पूरा पैटर्न क्लियर हो गया? 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम क्या है ये? Yes. हाँ, Yes. ओके। क्यों ऐसा क्यों आया? क्योंकि बुक में क्या किया है ना, ऐसे हाइड्रोजन लिख दिया है, ऑक्सीजन लिख दिया है, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे उसको तो वो पिक्चर क्लियर हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखो, क्योंकि वो कंबाइन नहीं होगा ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो प्रोपोर्शन फिक्स है। इसलिए अगर आपको H2O प्रॉपर प्रोपोर्शन में चाहिए तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन करना ही पड़ेगा। बस वही 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम ऐसे आ गया। तो ये कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। सर हम्म, सर वो 2 मॉलिक्यूल वाला फिर से समझाएंगे? ये वो वॉल्यूम का 2। ये ना, हाँ, ये वॉल्यूम को क्यों लिखा है मैं बता रहा हूँ। इसको हटा दो, इसको पूरा हटा दो, पूरा हटा दो। और हम लिखते हैं ऐसे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सर एवोगाड्रो नंबर रॉन्ग लिखा है। अरे नहीं, वो एक्चुअली मैं रब कर रहा था ना, तो उसमें से वो 2 चला गया। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं मालूम पड़ रहा ना कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन। अगर आप ऐसा बोलोगे कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 वाटर, ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपने H2 किया तो आप उसमें O नहीं लिख सकते, आपको O2 लिखना ही O2 पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। और आप ऐसा नहीं कर सकते 2 वाटर मतलब 2 H2, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ये हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं, Yes. बस हाँ, तो बस इसीलिए मैंने उसको कैसे लिखा, ये ऑक्सीजन किया इधर और यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये जो 2 इधर मैं दे रहा हूँ वो कैसे दिखाओगे? 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 1 वॉल्यूम, ऑक्सीजन, 1 वॉल्यूम, और वी 2 गेट पार्ट्स ऑफ वाटर, हाँ 2 2 V, वॉल्यूम। 2 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब यही V को आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दो, सो 2N ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, N 1N of ऑक्सीजन oxygen, will give you 2N 2N of water, 2N of water. हाँ, तो अब water. इसको मैं पढ़ता हूँ सेंटेंस में, आप सुनना। हम्म। When we combine 2N number of molecules of hydrogen gas with N number of molecules of oxygen gas, we get 2N number of molecules of water gas. वाटर। बस यही 2 का फंडा यही है, इतना ही है यहाँ पे। तो सर हम लोग ये वाटर में 2 क्यों डाल रहे हैं? पर H2 plus O is equals to H2O तो मिल रहा है ना, उसमें हाँ, 2 लेकिन- मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा क्यों डाल रहे हैं? हाँ, लेकिन नेचर, एक मिनट में लेट मी क्लियर। नेचर में ऑक्सीजन अकेला आपको नहीं मिलता है। जैसे सोडियम, आपको सोडियम क्या है, मोनो एटॉमिक है, Yes. लेकिन ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक नहीं है, ऑक्सीजन डायटॉमिक है। Diatomic. Diatom. हाँ, वो कभी भी O नहीं मिलेगा, हाँ, वो O2 ही मिलेगा। अच्छा। ठीक है ना? हाँ, आपने कहीं कहीं एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, ऐसे ब्रैकेट में ऑक्सीजन डालते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं हम लोग। Yes. तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होगा तो वहां से अपने को ऑक्सीजन मिलता है, तो उसको अपन ऐसे ब्रैकेट में डालते हैं, वहां पे सिंगल ऑक्सीजन है। जैसे अभी ओजोन कैसे बना होगा? पूरे गैस ऑक्सीजन, के हाँ, ऑक्सीजन के साथ O आप कंबाइन करोगे तो ओजोन बनेगा, हम्म, ऐसा नहीं होता है।
ऑक्सीजन के साथ O कैसे जाएगा? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन ही रहेगा ना बेटा। तो O3 ऑक्सीजन के कैसे? साथ वो तो देखो, वो तो अल्ट्रावायलेट रेज है, वो हम्म। आपके एटमॉस्फेयर में वैसा रिएक्शन या फिर ऐसा प्रॉपर्टी क्रिएट हुआ जिसकी वजह से ओजोन गैस का लेयर अपने को मिला। लेकिन O3 का मतलब क्या है? अभी देख, O3 भी बैलेंस क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी है? 2 वैलेंसी है। 2. तो ये दोनों का काम हो गया, लेकिन ये अकेला रह गया बेचारा। इसका एक बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन इधर डाल दे, अब ये तीनों ऑक्सीजन खुश हो गया ना। हाँ Yes. हाँ, O2 क्यों खुश है? ले, खुश है ना। Yes. लेकिन Yes. O, हाँ, O क्या करेगा? O will become sad because he is alone. Okay, and these two, ये हैप्पी है, और यहाँ पे ना हैप्पी नहीं है बट टेंशन है लोगों में, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है Yes. है ना। ये एक दूसरे से शेयर करने में ना इनका जान जा रहा है। यहाँ पे शेयर करके खुश है, लेकिन ये बेचारा नाराज है। सोडियम के साथ ऐसा क्यों है? बिकॉज सोडियम को चाहिए ही नहीं कोई और, सोडियम को तो इलेक्ट्रॉन देना है ना, है ना। सोडियम को तो इलेक्ट्रॉन देना है, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, जो रहेगा वो भी लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। भूखा 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 पैसा घूम रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन किधर है, इलेक्ट्रॉन किधर है। तो दो इलेक्ट्रॉन कर दूसरे से मांगने से अच्छा है कि अपने ही जोड़ीदार के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लो। अच्छा, तो इसलिए वी गेट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इन दिस डायटोमिक पैटर्न, फ्लोरीन गैस, ओके। लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Aluminium. सिलिकॉन, ये सब मोनो एटॉमिक है। सर गोल्ड सिल्वर नहीं है ना? गोल्ड सिल्वर को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना भाई, ऑरम और एजी, वो नोबल मेटल है ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता किसी से। सिल्वर को तो थोड़ा पड़ेगा, लेकिन गोल्ड को तो वो भी नहीं पड़ेगा, प्लैटिनम को वो भी। और ये सब जो है दुनिया से दूर, कौन कौन? नियॉन, आर्गन, Argon. है ना, आर्गन। क्रिप्टॉन, और जो भी है उस रेंज में, क्रिप्टॉन, हाँ। उनको बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। खुद ही में तुमको जो करना है करो, लड़ो मरो आपस में, जो मनता है करो, मेरे को मत बोलो। वी आर फ्री फ्रॉम यू, ओके। सो इसी वजह से वी गेट कुछ एलिमेंट्स अपने को मोनो एटॉमिक पैटर्न में मिलते हैं, कुछ एलिमेंट्स अपने को डाई एटॉमिक पैटर्न में मिलते हैं, कुछ ट्राई एटॉमिक, जैसे ओजोन है तो ट्राई एटॉमिक। आई होप इट इज क्लियर, ओके। Yes, sir. यस। ओके, चलो देखते हैं, अगर कुछ बचा है तो उसको फिनिश करते हैं, तो आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। नो, नथिंग इज रिमेनिंग, ओके। यहाँ पे ये जो बॉक्स बना के दिया है देखो, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो एक्चुअली हो गया ना 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हो गया ना फिर, Yes. और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो लास्ट में क्या मिला आपको? 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर Water. वेपर। Water. ये 2 कहाँ से आया, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये 2 क्यों आया, ये आपका क्वेश्चन था। क्या ये क्लियर हो गया कि 2 क्यों आया उधर? यस, क्लियर हो गया। ओके, Yes. हाँ, क्योंकि हमने वो बाय रेशियो बनाया है वैसा, ठीक है। तो चलो अभी हो गया खत्म। अगला अपना टॉपिक जो है स्टडी का, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये फिर से बेसिक में जाएंगे आप लोग, बहुत ही आपने पढ़ा था, और 9th में पढ़ा था इसको। नहीं, Yes, 9th में No, sir. एक्चुअली डिटेल में नहीं, ये डिटेल में नहीं थे, पुराने सिलेबस में था, नए सिलेबस में नहीं है, ओके। और क्या है इसमें? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, ये बहुत ही ज्यादा टॉपिक है, मेरे को लगता है इसको ना बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे जो देखो बाय वेट आप लोग बोल रहे हो ना, वही आ रहा है इधर पूरा 13.00 समथिंग, जो भी है प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, वो देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। ओके, ज्यादा अभी कुछ है नहीं इसमें, जितना थियरी पार्ट है ना, थियरी पार्ट ओवर है, बाकी ये सब जो है सम सॉल्व करके खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, और बिफोर एंडिंग, नो डाउट